तो चलिए एक बार फिर आपके सामने मैं आ गया हूं एक और नए गेस्ट से आपको मिलाने के लिए मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। आज मैं जिस शख्स को आपको मिलाने जा रहा हूं वो फिर से आपको अचंभित कर देगा। हम लोगों ने बैठकर ये देखने की कोशिश की थी कि इतने गेस्टों को हमने बुलाया है अब तक, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है। हमने कोशिश की, निकले काफी लोग निकले अच्छे अच्छे जिनके टॉप पे हम लोग रख सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ग्रेडिंग में के, तो हमको नजर आया कि या तो शक्तिमान हो सकता है या फिर गंगाधर हो सकता है। पर हमने मालूम किया कि गंगाधर लोगों को और ज्यादा प्यारा लगता है, तो हमने कहा चलो इस बार आपको गणपति के इस पावन हफ्ते में आपको हम आपकी प्यारी चीज को बुलाते हैं। तो जी हाँ, आपको चेहरे पर मैं आपके मुस्कुराहट देख रहा हूं कि मैं एक बार फिर से आपके सामने ला रहा हूं आपके प्रिय पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री से। तो तैयार हैं आप? चलिए एक बार फिर मिलते हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री जी से। हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। हम एक बार पुनः आ रहे हैं। अरे गंगाधर जी आप जहाँ हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। हाय हाय मुकेश आइए, आपको छोड़ता हूँ, आप तो खुद ही जाइएगा। ये अपना हाथ जगन्नाथ। चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां। मुझे यही पता था कि आप इसी रूट से सीधा आके हमारी कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। पंडित गंगाधर जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जनता आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वैसे मैं आपकी कुछ बात पब्लिक को बता दूं। इन्होंने बीच में मुझे फोन किया था और कहा था कि क्या है आप हमको भूल गए। हमने कहा भूल कैसे सकते हैं, आपका तो स्वागत है हमेशा। और फिर इन्होंने कहा हम आएंगे और मैंने बुलाया। तो चलिए गंगाधर जी, हम कुछ प्रश्न शुरू करें। एक अनुरोध करो, अनुरोध अनुरोध रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैसी रिक्वेस्ट? क्या है कि ऐसा करें आज की आज आप हमारा इंटरव्यू लेने के बजाय हम आपका इंटरव्यू ले लें। हमारा इंटरव्यू क्यों? क्या है कि आपको और जो गीता विश्वास है ना, गीता विश्वास वो हमको हर जगह लेके जाती है। कभी इंटरव्यू लेने का मौका नहीं दिया, कभी भी मौका नहीं दिया। मुझे हमेशा पीछे खड़ा कर देती है, बोलता फोटो खींचो फोटो खींचो। अरे हम प्रसिद्ध छायाचित्रकार भले हैं, लेकिन हम पत्रकार हैं और हमें कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं देने दिया। क्या है कि हमारा तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। हमारा तो मैं कहता था कि जितनी भी मैंने किताबें लिखी है ना, हम तो आपको हमने बहुत सी किताबें लिख डाली, कुछ छपी नहीं। लेकिन आज हमको इंटरव्यू ले दीजिए, इसको हम जरूर छापेंगे। हम बात करके आए हैं फुल तरह से, हम इंटरव्यू ले आपका ले दे दीजिए। और मैंने भी देखिए आपके लिए अच्छा है ना। आप तो लोग कहते हैं कि आप गेस्ट को बोले नहीं देते। हमने समय बढ़ाया, देखा है आपका। तो आज आपको हम पूरा का पूरा मौका देंगे कि आप बोलिए 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 अपने बारे में। ठीक है सारे जरूर। हम तो ये सोच के आए हैं कि ये इंटरव्यू छपेगा, इसलिए हम पूरी तैयारी करके आए हैं। देखिए हम सवालात के लिस्ट बना कर आए हैं। चलिए आप तैयार हैं? वो तो ठीक है गंगाधर जी, पर ये आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? वो क्या है जी कि वो कोरोना के चक्कर में कोई भी नहीं आता हमारे पास, हम भी नहीं जा पाते, इसलिए बढ़ गए। हमने कहा बढ़ने दो, अपनी ही तो खेती है, कटवा लेंगे बाद में। अब हम शुरू करें। मुझे लगता है नर्वस हो रहे हैं आप हमारे सवाल को सबसे। नहीं बोलिए नहीं ना, नहीं तो ठीक है।
हम सवाल शुरू करते हैं। करिए। पहला सवाल, Why did you decided to make शक्तिमान? आपने शक्तिमान बना क्यों सोचा? बहुत ही सोचने वाला सवाल पूछा गंगाधर जी आपने। हमने शक्तिमान बनाना क्यों निश्चय लिया? देखिए गंगाधर जी, क्या है कि मुझे याद है कि जब जब मैं एक्टर ही था, फिल्मों के लिए शूटिंग करता था, उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया था कि हमारे देश में हर तरह की सीरियलें बनती हैं, फिल्में बनती हैं, लेकिन हमारे देश में कोई सुपर हीरो नहीं है। मुझे याद है कि मैंने अपने मेरा छोटा मेरी नेवी का लड़का होता था, वो बाल्टी में 20-30 जिया जो टॉयज डालता था, उसको पहले नहलाता था, खुद नहाता था, पीछे से बाहर से उसकी मम्मी बोलती थी चलो जल्दी करो शिवम, स्कूल की बस आ रही है, और बोलता हाँ मम्मी आ रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चे इतना सुपर हीरोज़ को प्यार करते हैं, और इतना तो हमारे देश में भरे पड़े माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लेकिन सुपर हीरो नहीं है। तो हमने फिर रियलाइज़ किया कि क्यों नहीं बनाते लोग, क्योंकि ये बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत तामझाम होता है। मतलब ये नहीं कि एक बंगले में घुस गए और आपने एक दिन में एक एपिसोड निकाल दिया। तो पर फिर भी मेरी एक दिमाग में रही थी, और कहीं जाकर एक और सीरियल बनाने वाले थे, दूरदर्शन उनको स्लॉट देके बैठा था, पर वो राइटर कहीं से भाग गया, चिकन आउट हो गया। और मैंने अपने डायरेक्टर को के साथ में 10 साल पहले करीबन, जब मैं राजश्री की दर्द दिल कर रहा था, एक सब्जेक्ट दिमाग में था हमारे, आकाश करके, आप ही की तरह वो था, जिसमें वो ऊपर से आता है, जाता है, गाता है। तो उस वक्त मेरा डायरेक्टर जो था दिनकर जानी, वो साथ में शूटिंग आता था, तो उसने मुझे एक सब्जेक्ट राजश्री को सुनाया, आकाश का सब्जेक्ट, ऊपर से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है। तो वो उनको पसंद आया, लेकिन बाद में फिल्म बनी नहीं। तो मैंने कहा दिनकर जानी को, मैंने कहा जानी चलो वही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बोला नहीं वो तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा तीसरा हो। मैंने कहा नहीं, हिम्मत करते हैं। और तब जाकर हमने बच्चों के लिए, बच्चों की इच्छा को पूरी करने के लिए हमने शक्तिमान बनाया। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। आइए दूसरा सवाल पहले से जुड़ा हुआ है। Why did you choose to be a producer when you were a successful actor? महाभारत, भीष्म पितामह कर चुके थे आप, आपको ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी प्रोड्यूसर बनने की? बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया गंगाधर जी ने कि पंगा क्यों लिया मुझे प्रोड्यूसर बनने का पंगा। सही बात है, हमारी इंडस्ट्री में कई एक्टर मेरी तरह, मेरे से भी आगे बढ़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसी जगह पर फंसते हैं जहां पर सडनली उनको लगता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मुझसे वो काम नहीं ले रहे जो मैं कर सकता हूँ। दिस इज वन रीजन जो हर एक्टर जब प्रोड्यूसर बनता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि मेरे टैलेंट को पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पर मेरे केस में मैं आपको बता दूं गंगाधर जी, ये नहीं था। मैंने इसलिए प्रोड्यूसर नहीं बना क्योंकि मैं एक्टिंग से नाखुश था, या मैंने इसलिए प्रोड्यूसर बना क्योंकि डेस्टिनी ने मुझे प्रोड्यूसर बनाया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमने डिसाइड किया कि हम शक्तिमान बनाएंगे, तो उस वक्त मैं शक्तिमान बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई और पैसा लगाने को तैयार हो गया था। तो उन्होंने कहा चल मुकेश जी आप पास कराइए, मैं पैसे लगाता हूँ, और उन्होंने उसके चक्कर में मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ठीक है, मेहनत उसने करनी है, टेंशन उसने करना, हमने तो बनाना है। मैं मान गया, लेकिन डेस्टिनी ऐसी जगह पर लेकर आई कि हमें उस मेरे दोस्त थे वो, उनको मुझे बाद में अलग करना पड़ा, क्योंकि बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि सारे मैं पास करा 104 एपिसोड मुझे दूरदर्शन ने एक साथ में दे दिए थे, और वो पैसे कुछ कम इतने लगाने वाला था। मैंने कहा इतने से तो बनेगा नहीं। मैंने कहा चलो मुझे ने पूरे सारा मैं ही कर रहा हूँ, चलो। तो ये बाय डिफॉल्ट मैं प्रोड्यूसर बन गया। मुझे प्रोड्यूसर बनने का कोई शौक नहीं था। आज भी मुझे रवि चोपड़ा ने भी एक बार यही बात कही थी, मुकेश तेरे को एक्टर तूने प्रोड्यूसर का क्यों सोच दिया? मैंने कहा सर किस्मत में कभी कभी लिखा होता है, आ बैल मुझे मार। तो मैंने एक्सेप्ट करके, और जब एक बार जिम्मेदारी आ जाती है दोस्तों, तो फिर उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। ये मेरा अपना खुद का उसूल है। मैं ना करता हूँ, लेकिन जिस दिन हाँ करता हूँ उस दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, शायद आप ही से सीखा है मैंने गंगाधर और शक्तिमान से। चलिए एक और सवाल पूछते हैं जो वो भी इसी से मिला हुआ है कि आपने why did you decide to be an actor first of all? आप तो इंजीनियर पढ़ रहे थे ना, आप इंजीनियर बनना चाहते थे? बहुत पहुंचे हुए जर्नलिस्ट है, ये कहना पड़ेगा मुझे।
पहले पूछते हैं कि आपने शक्तिमान क्यों बनाया, फिर पूछते हैं आप प्रोड्यूसर क्यों बने, और अब मुझे आप अच्छे एक्टर थे। अब मैंने जवाब दिया तो बोलते हैं कि आप पहले बताइए एक्टर क्यों बनना चाहते थे। अब इसकी भी एक कहानी है, मैं कई बार, जनता सुन चुकी है मेरे कई इंटरव्यूज में, लेकिन आपने, आपका मान करूंगा आपने ये सवाल उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाकू था। मतलब मैंने बीएससी की है मैंने। उस वक्त मैं इंजीनियर बनना चाहता था। अब मेरी किस्मत में इंजीनियर बनना शायद नहीं लिखा होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे एक परसेंटेज मेरे बीएससी में कम आए थे। अदरवाइज मैं कानपुर में शायद प्लास्टिक इंजीनियर का कोर्स कर रहा होता। मगर डेस्टिनी में जब लिखा होता है आपका तो वही होता है। वही हुआ। मेरे बड़े भाई साहब को एक्टर बनना था, फादर ने उन्हें एक्टर नहीं बनने दिया, शादी करके उन्हें बिठा दिया फैक्ट्री में। उन्होंने मुझे पुश किया। मैं नहीं बनना चाहता था, मेरे दिमाग में कभी एक्टर बनने का शौक भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पुश किया और मैं फ्री बैठा हुआ था, कुछ एक ऐसा माहौल बना था कि मेरे 6 महीने मेरे पास फ्री थे, तो मुझे ये लेकर गए इप्टा में, रमेश तलवार से मिलाया, सागर सरहदी से मिलाया, और फिर बाद में मुझे कहा, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा भाई अगर आपको काम देना तो आऊँगा, अदरवाइज आप लोग बैठे रहो। अल्टीमेटली मुझे दूसरे भाई मेरे वेद खन्ना जी थे, उन्होंने कहा था व्हाई डोंट यू ज्वाइन इंटर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, और फिर मैंने जाके कॉलेज ज्वाइन किया। 3 साल वहाँ पर मैंने इंटर कॉलेजिएट प्लेस किए। मालिक की कृपा से मुझे अवार्ड्स भी मिले। उससे मुझे पता लगा कि मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, और जब एक बार आपको मालूम पड़ता है ना तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाते। तो मेरी किस्मत मुझे ले गई, मैं एक्टर बना हूँ बाय डिफॉल्ट, या कह सकता हूँ बाय किस्मत, बाय डेस्टिनी। जी ये तो होता ही है। आदमी के किस्मत में जो लिखा होता है वो खुद ब खुद विधाता उसे बुलाकर उसी तरफ उसे ले जाता है। आप बनना चाहते थे इंजीनियर, आप बन गए एक्टर, और देखिए फिर भी लोग बहुत खुश हैं, और आप भी खुश हैं, अपने प्रोफेशन से खुश है ना? जी। आइए हम चौथा सवाल पूछते हैं आपको। टेल मी डिफिकल्टी यू फेस्ड इन एज एन एक्टर इन शक्तिमान, इन प्लेइंग शक्तिमान and in playing myself, Gangadhar, Vidyadhar, Mayadhar, Omkarnath, Bharati। आप बताइए आपको क्या क्या डिफिकल्टियां हैं? देखिए गंगाधर जी, एक्टर होता है। एक्टर की किस्मत में जो रोल मिलता है वो कई बार 2 तरह के होते हैं। एक तरह के रोल ऐसे होते हैं जहां पर आपको पैसे मिल रहे होते हैं, आपको शायद वो रोल पसंद भी नहीं आ रहा होता, लेकिन पता लगा कि आपको सडनली इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आप कर लेते हो। कभी कभी आपको ऐसे रोल मिलते हैं जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो उस वक्त वहां पर कम पैसे भी मिल रहे होते हैं, तो एक्टर कूद पड़ता है, क्योंकि वो उसका एक्टर उसके मन का रोल है। तो जब ये शक्तिमान बनाने की आइडिया आई और बाद में मुझे पता लगा कि मुझे सुपर हीरो करना है, और वो भी इंडिया का पहला सुपर हीरो, तो डेफिनेटली चैलेंज था मेरे लिए। हालांकि मैं एक्शन फिल्में कर चुका था, जो मैंने 8-10 फिल्में की थी, उसमें मेरे सब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हीरो था, लेकिन स्टंट करता था। तो और मैंने आपको बता दूं अंदर की बात भी कि मैं जब कभी कभी कॉलेज में आता था, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए मेरे एक स्टेशन होता था, या फिर मैं अपनी फैक्ट्री में जाता था, 16 स्टेशनों में जाता था। तो मैं कभी कभी खड़ा रहता था, और वो गाड़ी जब नज़दीक से आती थी, एक और गाड़ी गुजरती थी। आप गंगाधर जी सुनकर हैरान हो गए। मुझे कभी कभी ये लगता था अरे कितना ईजी है, मैं ठप करके जंप मार के दूसरी गाड़ी में चढ़ सकता हूँ। अब मूर्खता तो थी, आप जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा था। शायद वो जज्बे ने मुझे काम की तरफ इंटरेस्ट लगाया। तो मुझे खास मेहनत नहीं करनी पड़ी शक्तिमान को करने की, क्योंकि शक्तिमान मेरे अंदर से निकलता था। मेरी पर्सनैलिटी भगवान की दया से मालिक ने थोड़ी सी मुझे अच्छी कदकाठी दी है, अच्छी आवाज़ दी है। मैं मालिक को शुक्रगुजार करूँगा, मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है, वो उस रोल में फिट हो गई। फिर लोगों को सिखाना, अच्छी बातें बोलना, शायद मेरे अंदर था वो। इसीलिए लोग कहते हैं सर आप हमारे बच्चों को सिखा गए हैं जो हम नहीं सिखा सकते थे। तो मेरे अंदर का वो वाला एंगल भी धीरे धीरे शक्तिमान के साथ मैच हो गया। लेकिन गंगाधर जी आपको बता दूं, एक सबसे मुश्किल बात जो हुई मेरे साथ, वो आपको परफॉर्म करने की। न मैं आपकी तरह बफूनरी करता था कभी, न मैंने कभी इस तरह के कॉमेडी रोल्स किए। कॉमेडी की थी मैंने, दर्द दिल में भी काफ़ी कॉमेडी की है मैंने, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो छद्म भेष में था शक्तिमान, लेकिन उसको बताना चाहिए बबलिंग और लोगों को मजाक करना, लोगों को उल्लू बनाना,
कि मालूम ना पड़े कि मैं यही शक्तिमान हूँ, वो डिफिकल्ट था मेरे लिए। और इसके लिए हम लोगों ने मेहनत भी की। तो मेरे को मैं आपको बता दूं, अगर आप पूछ रहे हैं कि कितनी मेहनत लगी, तो शक्तिमान के रोल करने में उतनी मेहनत नहीं लगी, लेकिन गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री को करने में मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। ऊपर से फिर बकटीथ लगाना, जो बार बार निकल जाता है, फिर लगाना, फिर निकल जाता है, और उसके बाद चश्मा पहनना, घड़ी रखना, लाल टाई, येलो की शर्ट के, येलो के मोजे, ऑल दीज थिंग्स। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने मुझे पूछा कि कितना डिफिकल्ट, मैं बताऊं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं जब आप पहनते हो ना, तो खुद ब खुद वो एटीट्यूड आ जाती है। अब जब मैं शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनता था तो खुद ब खुद मेरे हाथ यहाँ चले जाते थे, और जब मैं आपका ड्रेस पहनता था तो खुद ब खुद मेरे कंधे से झुक जाते थे, और यही करने की आदत होती थी। सो कॉस्ट्यूम ने मुझे हेल्प किया, वो कॉस्ट्यूम पे हमने बहुत मेहनत की। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो भगवान को, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, बट जो कुछ भी मैंने किया पब्लिक ने सराहा, मुझे पसंद किया। मैं उनको शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि आज भी 25 साल होने को आ रहे हैं, 24 साल अभी गुजरे हैं, अभी तक लोग शक्तिमान को और गंगाधर को याद करते हैं और लाइक करते हैं। आज ही मैं जो आज शूट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, आज शक्तिमान का 24वां जन्मदिन है। 24 साल पहले हमने 1997 में शक्तिमान आपको हमने अवतरित किया था, और आज ही मैंने उसका जन्मदिन मनाया है। मैं मनाता नहीं अपना खुद का भी, लेकिन शक्तिमान के जन्मदिन में मैंने अपने व्यूअर्स के सामने शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में आके मैंने लाइव रिकॉर्ड किया। आप सब लोगों को शक्तिमान के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे इंतज़ार करते करते अभी तक बैठे बैठे बहुत लोगों के मुझे शक्तिमान को जन्मदिन की मुबारकबाद मिली है। मैं सबकी मुबारकबाद कबूल करता हूँ जी। चलिए लगे हैं तो ये भी बता दीजिए कि कौन सा रोल डिफिकल्ट था आपके लिए, शक्तिमान या गंगाधर? इसका जवाब तो मैं अपने पिछले सवाल के जवाब में दे चुका हूँ। गंगाधर शक्तिमान से ज्यादा डिफिकल्ट था। चलिए हम बहुत प्रसन्न हुए आपके जवाब सुनकर। अब हम आपको एक और जातीय प्रश्न पूछना, अगर आपको जवाब देना तो दीजिए, न देना तो मत दीजिए। हम चाहते हैं कि ये शक्तिमान के अलावा और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किया है? शक्तिमान तो आप बहुत बड़े बन गए हैं, इसके अलावा भी आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किया, जरा पब्लिक को बताइए। काफ़ी पब्लिक को मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ के थ्रू पता तो चला है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें कई लोग शायद नहीं जानते। कभी कभी मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए जब जर्नलिस्ट आते हैं तो मुझसे सवाल कहते हैं, सर आपने की एक्टिंग करियर कब से शुरू हुआ? और मैं ऐसे जर्नलिस्ट में बहुत भड़क जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जर्नलिस्ट जब एक्टर के पास जाता है तो वो पूरी रिसर्च करके जाना चाहिए उसको, उन्होंने उस एक्टर ने क्या क्या किया। तो मैं उनसे कहता हूँ बहुत लंबी कहानी है पुत्र। तो मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान मेरी सेकंड इनिंग के एंड में आई है। शक्तिमान के पहले, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने महाभारत किया है। महाभारत के पहले मैंने फिल्मों में हीरो था। मैं उस हीरो के बाद में मुझे इत्तफाकन अपना फिल्में करते करते हमने महाभारत का मुझे ऑफर हुआ। ओल्ड मैन, 160 years old, गंगाधर जी 160 years old, भीष्म पितामह। मैं आपको भी कह सकता हूँ आयुष्मान भव पुत्र, शक्तिमान को भी कह सकता हूँ आयुष्मान भव विजयी भव। वो रोल मैंने किया जो आइकॉनिक, लोगों को पसंद आया। आज भी लोग मेरी तारीफ करते हैं। आज भी मैं ज़मीन में गड़ जाता हूँ क्योंकि इतनी तारीफ मुझे कभी कभी डराती है। मेरे कंधे पर बोझ लगता है। सब कहते हैं आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने अच्छा किया, लेकिन तारीफ जो है डॉक्टर राही साहब की है। वो रोल एक मैंने भीष्म पितामह का किया। उसके अलावा मैं बताऊं, जब मैंने मैंने फिल्म करियर शुरू किया था 1987 88 में, नहीं या 78 79 में, 80 में, उस वक़्त मैंने फिल्में करनी शुरू की थी। मेरी फिल्में 5-6 रिलीज़ हुई थी। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्दे दिल, शायद एक मुझे कसम है भी रिलीज़ हुई थी। ये मेरी फिल्में एज हीरो रिलीज़ हुई थी। फिर पता लगा कि 10 साल के बाद में मेरे को सडनली, मैं बीच में बेकार हो गया था 2-3 साल के लिए। मेरी ये फिल्में चली नहीं थी। फ्लॉप फिल्म जब हो जाती है ना, या तो फिर आप चक्कर मारो और काम मांगो, मैंने वो नहीं किया। पर
डेस्टिनी मुझसे आयुष्मान भव कहलवाना चाहती थी, तो B.R. चोपड़ा कैंप से मुझे बुलावा आया और फिर मैंने महाभारत किया। ये तो आप भी जानते हैं, आपने भी देखा होगा, हिस्ट्री है। पर महाभारत के बाद में मैंने करीबन 60 फिल्म्स की, 60 फिल्में। फर्क इतना था कि मैं हीरो बन गया था। पहले मैंने सब हीरो के रोल करता था, लेकिन बाद में पता लगा कि मैं फिरोज खान साहब का बाप बन गया जवाहर, शाहरुख खान का बाप बन गया गुड्डू में, करिश्मा कपूर का बाप बन गया जवाब में, मैं बादल में मैं बॉबी देओल का फादर बना था, अजय देवगन का भी मैं शायद फादर बना था, या पता नहीं ससुर फादर था शायद मैं। इवन अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध मेरे साथ शुरुआत हुई थी उनकी, मैं उसका एक्चुअली ससुर का रोल किया था मैंने। इस तरह से मुझे सब रोल ऑफर होने लगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है फिरोज खान साहब का बाप बनने जलदार में। तो मुझे ऑफर हुए फिल्में तो मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई ना वे, जबकि मैं नहीं करना चाहता था। बट जब मुझसे कहते सर आप तो 3 जनरेशन के पितामह हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं करूँगा। मैं तो जितेंद्र के फादर का भी रोल करने को तैयार हूँ, पर रोल जितेंद्र के फादर का होना चाहिए, जितेंद्र का नहीं। बाद में धीरे धीरे मैंने वो वाली बात बंद कर दी। अब आई शक्तिमान। शक्तिमान ने मुझे एक नया रूप दिया, आपका रूप दिया, और शक्तिमान के बाद में मेरा पूरा इमेज चेंज हो गया। फिर से वो हीरो इमेज मेरे पर आ गया, और उसके बाद भी फिर मैंने फिल्में की, और भी फिल्में की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 60 फिल्म्स में ये भी आती हैं आगे फिल्में। उसके बाद कई फिल्में बनते मैं अभी भी शक्तिमान के रूप में घूम रहा हूँ, भीष्म पितामह के रूप में अभी भी आशीर्वाद दे रहा हूँ जी। अच्छा, हमने कहीं पढ़ा है आपके बारे में, देखा है, आपने कहा है कि आपकी लाइफ जो है वो एक आपकी 3 इनिंग है, एक महाभारत के पहले है, एक महाभारत के बाद है, एक शक्तिमान के बाद है। आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ महाभारत के पहले कैसी थी और फिर महाभारत के बाद कैसी थी? गंगाधर जी, इस सवाल का जवाब मैंने आपको अभी ही दिया है कि महाभारत के पहले मेरी लाइफ ये थी कि मैं हीरो था। महाभारत के बाद मेरी लाइफ ये थी कि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गया। मेरी वो लाइफ भी मुझे अच्छी पसंद आई, और उसके बाद भी मेरी लाइफ मुझे पसंद आई। सो डिफरेंस सिर्फ ये था कि पहले मैं हीरो बनता था, और बाद में जैसे कि मैंने कहा मैं हीरो लोगों का बाप बन गया जी। यानी कि महाभारत के बाद में आपने सबको आयुष्मान भव कहना शुरू कर दिया था। जी जी। अच्छा लगा आपका जवाब सुन के, अच्छा लगा। अब आप बताइए कि शक्तिमान के बाद क्या परिवर्तन, आपकी लाइफ में शक्तिमान के बाद में तो परिवर्तन आया होगा? गंगाधर जी, परिवर्तन आया होगा ना? गंगाधर जी, मैं कदर करता हूँ आपके इस जज्बे की कि आपको इंटरव्यू लेना है, लेकिन आप कभी इस छोटी सी बात को मेरी तरफ से लीजिए, क्योंकि मैं भी इंटरव्यूअर बन गया हूँ, लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ। सवाल आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको इस पिछले प्रश्न के जवाब में, आपको पता नहीं था कि मैं बता जाऊंगा, शक्तिमान के बाद भी मैं बच्चों के बीच में बड़ा हूँ। वहां मैं बाप बन गया था, यहाँ पर शक्तिमान मेरी एक लाइफ बदली है, मेरा एक रूप बदला है, मेरा एक इमेज बन गया है शक्तिमान के बाद में, कि मैं बच्चों को रिलेट करता हूँ, बच्चे मुझे रिलेट करते हैं। माँ बाप आके कहते हैं कि मेरा बच्चा आज से खड़ी हो जाती है माँ बाप। मैं बोलती क्या बात है बहन जी? बोला हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मैं बोलता हूँ बताइए क्या बात है? वो बताए कि मेरा बच्चा आपकी वजह से दूध पीना शुरू कर दिया है। 3 बार हम मारते थे नहीं पीता, आज 3 बार हंस के दूध पीता है। शक्तिमान ने कहा है दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। तो गंगाधर जी, आपकी बदौलत, आपके शक्तिमान की बदौलत मैं बच्चों का सुपर हीरो बन गया हूँ, इंडिया का पहला सुपर हीरो। तो जाहिर है कि जो भी लोग चाहते हैं कि मैं स्कूलों में आऊँ, सिर्फ फर्क सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, आपने ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न का जवाब एक अलग एंगल उसका ये है कि शक्तिमान के बाद में अगर मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा परिवर्तन किस एंगल पे आया है, महाभारत के बाद में, महाभारत के पहले फंक्शनों में जाता था मैं, पर वो इनॉग्रेशन फंक्शंस होते थे, किसी का दुकान का इनॉग्रेशन कर दिया, कभी किसी ने बुलाया तो हम वहां पर जाके, मोस्टली इट वाज इनॉग्रेशन। महाभारत के बाद में फिर तो चेंज हुए फंक्शंस, वहां पर पता लगा इंटेलेक्चुअल लोगों ने बुलाना शुरू किया, ट्रॉफीज देते थे मुझे, और पता लगा कि मैं वहां पर जाके मेरे हर माइक में पहला सेंटेंस आयुष्मान भव, यशस्वी भव, विजयी भव नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ होता था। लेकिन शक्तिमान ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया कि सडनली स्कूलों से मुझे बुलावा मिला।
गंगाधर जी मुझे याद नहीं है, मैंने 10, 12 नहीं 100 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा पूरे मैंने जितने भी 15-20 साल शक्तिमान जो अभी चल चुका है, मैं स्कूलों के फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ। प्रिंसिपल्स चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करिए, तो मैं चीफ गेस्ट बन जाता हूँ हर स्कूल के सालाना फंक्शन में। मैंने इतने बच्चों को नाचते हुए देखा है कि मैं सपने में भी उनको नाचते हुए देखा। तो ये फर्क आया शक्तिमान के बाद। अब एक छोटी सी बात बता दीजिए, मैंने ऊपर भी पूछा आपको डिफिकल्टी कौन सी ज्यादा लगी, शक्तिमान बनने में या गंगाधर जी? देखा पब्लिक, मैंने गंगाधर जी के बारे में यही बात की कि ये बनना चाहते हैं जर्नलिस्ट और लिखा है बहुत पूरा पेपर में लिखकर, लेकिन इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि आप सवाल रिपीट करते जा रहे। तो प्लीज गंगाधर जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भव, आप जर्नलिस्ट बन के, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि डिफिकल्ट मुझे आप बनने में लगी थी। चलिए एक और सवाल पूछते हैं हम आपको, विच रोल यू फाइंड मोर रेलेवेंट टू दी सोसाइटी? जी, ये बात आपकी सही है। कौन सा रोल सोसाइटी से ज्यादा नजदीक है? मैं ये साफ कह दूं आपको, मैंने भीष्म पितामह भी किया है, और भीष्म पितामह और शक्तिमान में फर्क इतना है, भीष्म पितामह जो है वो शुभकामनाओं का रोल है। मैं लोगों को शुभकामनाएं देता आया हूँ, आशीर्वाद देता आया हूँ। लोग आके मेरे पैर छूते हैं और आके मुझसे कहते हैं, और मैं बोलता है मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े उम्र के लोग आके मेरे पैर छूते हैं, मुझे कहना पड़ता है आयुष्मान भव। उनको लगता है कि आप मेरे आयुष्मान भव कहने में ताकत है, ये हमारे देश की आस्था है लोगों की। लेकिन शक्तिमान अगर मैं एनालाइज करूं, सोसाइटी से ज्यादा करीब है। मैं शक्तिमान के माध्यम से सोसाइटी को चेंज कर सकता हूं। मैं शक्तिमान के माध्यम से बच्चों में मोटिवेशन ला सकता हूं। मैं शक्तिमान के माध्यम से हमारे देश का भविष्य सुधारने के लिए उनको मैं टिप्स दे सकता हूँ, शरीर के बारे में टिप्स देता हूँ, एटिकेट कैसे बैठना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए। तो इसीलिए भीष्म पितामह डेफिनेटली, अगर मुझसे आप पूछे, शक्तिमान से ज्यादा डिफिकल्ट रोल था मेरे लिए परफॉर्म करने में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि आपको कौन सा रोल ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, तो अगर हम गिनती करें तो शक्तिमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज तो मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को शक्तिमानों की आवश्यकता है। सो फॉर मी दिस इज मोर क्लोज टू दी रियलिटी। ये बात तो सही है, सही है। शक्तिमान और गंगाधर आजकल के युग के बहुत करीब हैं। हम शक्तिमान बनकर आप लोगों के बच्चों के बीच में उड़े बैठे हैं, बातें कर रही हैं, समझाया है, आपकी बात सुनते हैं, लोग सुना आपके बात सुन तो शक्तिमान बनकर दूध भी पीना शुरू कर दिया। तो आपके पास सही शक्तिमान और हम आज के लिए ज्यादा जरूरी हैं। अब आप मुझे एक बात और समझिए कि आप सेकंड सीजन ऑफ शक्तिमान बनाने वाले? मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे अपनी कोई इसमें लालच नहीं है। हमारे पास सुना है कि पूरा हिंदुस्तान के बच्चे आपके पीछे कहते हैं शक्तिमान का सेकंड सीजन लेकर आना, तो आप जरा हमें बताएंगे। गंगाधर जी, ये बात सही है आपकी। पूरे वर्ल्ड भर में जब कोई पॉपुलर सीरियल हो जाती है या पॉपुलर शो हो जाता है तो इसका सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 बनता है। शक्तिमान 7 साल तक चला, 13 साल से लोग वेट कर रहे हैं, 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मुझसे पूछते हैं सर इसका सीजन 2 कब आएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये सवाल जैसे आपने बहुत सही कहा, ये आपका नहीं है, देश के बच्चों का है। मैं इसका जवाब कई बार मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी देने की कोशिश की है कि ये इतना आसान नहीं है, मगर उसके लिए मुझे पूरा एक तामझाम चाहिए फिर से। तो मैं वेट कर रहा था अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे एक प्लेटफॉर्म के लिए, जो मैं आपको बता दूं, खुशखबरी दे दूं आपको, आपके माध्यम से गंगाधर जी, मैं आपको भी खुशखबरी दे दूं कि फिर से शक्तिमान आने वाला है। और इस बार मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक्चुअली आज से शायद साल भर पहले इसको अनाउंस कर चुका होता, लेकिन कोरोना ने दुनिया बदल दी है। हमारी अनाउंसमेंट रुक गई है कोरोना के चक्कर में, और सब देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। पर अभी मैंने आपको बता दूं, रिसेंटली इस अनाउंसमेंट की मैं मिठाई खा चुका हूँ, पर आपको अभी तक नहीं खिलाने के लायक हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ प्रॉपर अनाउंसमेंट जिस दिन होगा, सबसे पहले मैं अपने चैनल में ही आप लोगों को बताऊंगा। सो इंतजार कीजिए, शक्तिमान का सीजन 2 नहीं, फिल्म्स आ रही हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फिल्में, ट्रिलॉजी, क्योंकि शक्तिमान बहुत बड़ा है।
उसका इतिहास बड़ा है, उसका भविष्य बड़ा है, उसका वर्तमान बड़ा है। उसको फिर से लाना मतलब उसको पूरा जस्टिफाई करना। हमने बच्चों की ट्रेनिंग नहीं दिखाई है अभी तक, शक्तिमान की ट्रेनिंग नहीं दिखाई है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसकी 3 फिल्में बनेगी, पर डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बताने का अभी अधिकार नहीं मिला हुआ है। पर मैं जानता हूँ ये सवाल मेरे कंधे के ऊपर बहुत सालों से है, आपने तो फिर से उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान यानी कि आप आ रहे हैं फिर से, आपका स्वागत है। ओके, यू सुना है, हाँ, देख भी रहे हैं आप लोग कि आपने शुरू किया है एनके शो था, दी मुकेश खन्ना शो, जिसमें आपने हमें बुलाया, शक्तिमान को बुलाया, फिर से हमें बुलाया। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? क्यों बनाया आपने इसको? कारण था कुछ? जी जी गंगाधर जी, क्यों बनाया? मैं सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, ये तो सवाल बात का है। मैंने क्यों बनाया, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। शायद पब्लिक भी ये सुनना चाहेगी कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया। क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ, मैं फिल्मों में काम करता था, सीरियल में काम करता था। एक जगह पर आकर मुझे कभी देखिए क्या होता है, कुछ बातें चंद एक ज़माने में एक्टरों की बातें पब्लिक तक तब पहुंचती थी जब कोई जर्नलिस्ट, उस ज़माने में स्टारडस्ट होता था, सारंग स्टाइल होता था, फिल्म फेयर होता था, सिनेमा के बहुत सारे छोटे मोटे मैगजीन्स होते थे, वो आके इंटरव्यू लेते थे, वो इंटरव्यू पब्लिक पढ़ती थी। समय बदला तो धीरे धीरे पता लगा कि व्हाट्सअप आ गया तो छोड़िए, चिट चैट आ गया उसको भी छोड़िए, पता लगा ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया। वही एक्टर धीरे धीरे रियलाइज करने लगा कि अब मुझे अपनी कहानी अपने बारे में बताने के लिए किसी जर्नलिस्ट की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं मैं खुद अपना एक पोस्ट स्टार्ट करूं जिसको फेसबुक कहते हैं, या ट्विटर या इंस्टाग्राम, जहां मैं जब चाहे मन चाहे मैं अपने फोटो डाल दूं। जो हो रहा है आप देखिए, बड़े बड़े कलाकार भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो बताते हैं कि आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, कल मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब उनको जर्नलिस्टों की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपने फिल्मों के बारे में बताते हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो भी उसके थ्रू देते हैं, किसी की डेथ हुई तो भी बताते हैं। सो गंगाधर जी, ये बदलाव आया है मेरी जिंदगी में। मैं एक जमाने में, जैसे कि मैंने आपको कहा, शक्तिमान के पहले या शक्तिमान जब शुरू हुई थी, मैंने इंडिया भर में मैंने कैंपेनिंग की है भारतीय जनता पार्टी की। उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, अडवाणी जी होती थी, सुषमा जी होते थे, और मैं एक रेगुलर उन लोगों के लिए, मैंने स्टेट में, कहीं आसाम हो, जम्मू हो, बनारस हो, चाहे नागपुर हो, महाराष्ट्र हो, मैं जगह जगह पर उनके जनरल इलेक्शंस में या जाता था। अब वहाँ पर शक्तिमान की शुरुआत थी, बच्चे आके बैठ जाते थे और जिनका कोई वोट भी नहीं होता था, लेकिन आके बोलते थे, मैं उसको बोलता चुप, और वो कैंडिडेट बोल रहा है और लोग मेरे को बोलते। तो मुझे वहाँ पर रियली, मतलब मैंने कैंपेनिंग तो उनके लिए की, कैंडिडेट के लिए की, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि शक्तिमान इज बिकमिंग रियली लाइव अमंग्स दी होल ओवर इंडिया, और वहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिलता। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर सरस्वती माँ की कृपा है, मैं बोल जाता हूँ। चाहे 1000 की क्राउड हो, चाहे 5000 की हो, चाहे लाख की स्टेडियम भी हो, मुझे माइक पकड़ा तो मैं बोल जाता हूँ। वहाँ से मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ, आपको अपनी कला का खुद ब खुद रियलाइज होना चाहिए। तो मैंने एक जगह रियलाइज किया, मुझे किसी ने सजेस्ट किया, और मैं कभी खुद कुछ वक्त नहीं करता। मैं ये नहीं कहूँगा कि हनुमान हूँ मैं, लेकिन हनुमान जी को जब तक उसकी शक्ति के बारे में नहीं बोलते थे, हनुमान जी को मालूम नहीं पड़ता था। मेरे बारे में ये होता, कोई आके मेरे को बोलता, सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, आपने चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया? अब मुझे कन्विंस होना चाहिए। मैं सोचा थोड़ा सा, मैंने कहा गलत तो नहीं बोल रहा, बोलने की तो प्रॉब्लम है नहीं मुझे, मैं तो बोलते आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से। मैंने कहा होता क्या है, समझाया उसने मेरे को। मैंने कहा चलो, करते करते पता लगा, एक वीडियो रिकॉर्ड भी एजुकेशन पे बोला, मैं धीरे धीरे हॉस्पिटलाइजेशन पे बोला, मैं समाज के बारे में बोला, और बोलते बोलते 1, 2, 3 से मेरी 450 से ज़्यादा शायद वीडियो हो गई है। तो ये चैनल मैंने खोला था अपनी बातों को पब्लिक के सामने रखने, लोगों ने उनका प्रतिसाद किया। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं खुश हूँ, खुश तो होऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि जब कलाकार को उसके काम का एक, देखिए हम पैसों के बारे में कम सोचते हैं, हम अप्रिशिएशन
आदमी कलाकार एप्रिसिएशन का भूखा होता है, तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलता है, जिसके पैसे मिले तो ठीक है, अच्छी बात है, बोनस होता है। यहाँ मुझे दोनों चीजें मिले, तो फिर मैंने ये चैनल को स्टार्ट किया और अब मैं कमिटेड हो गया हूँ। अभी मुझे, आप बोलते हैं मैंने MK शो क्यों शुरू किया, उसके पीछे की कहानी तो और भी ज़्यादा गूढ़ है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, आपको भी शायद मालूम होगा। किसी एक शो में मुझे नहीं बुलाया गया था, उस शो के सामने मैंने इस शो को खड़ा किया कि ऐसा भी शो कंडक्ट किया जा सकता है जहाँ शालीनता से सवाल जवाब किया जा सकता है। तो बीच में इंटरनेशनल तो मैंने शुरू किया चैनल, उसके बीच में मैंने लोगों को बुला कर इंटरव्यू, जिसमें मैंने आपको भी बुलाया, शक्तिमान को भी बुलाया। सो यस, योर क्वेश्चन का आंसर ये है गंगाधर जी, चैनल अगेन डेस्टिनी बोलूँगा, मेरे डेस्टिनी ने मुझसे खुलवाया है और मेरे विचारों को पब्लिक तक पहुँचाया है जी। ये बात तो सही। अगर आपने MK शो का दी मुकेश करना शो नहीं बनाया तो हम कहाँ से आते हैं? हम तो इसीलिए आए हैं कि आपने दी मुकेश करना शो बनाया। धन्यवाद। आगे बढ़े जी, बड़ी हम नर्वस तो नहीं हो रहे ना? हाँ। हम सवाल भी ऐसे झड़ी फेंक रहे हैं जैसे आपने हमारे पर फेंकी थी, उसकी हम बॉलिंग और जोर से दे रहे हैं। आप तो थके तो नहीं ना? जी नहीं, आपकी शक्ति हमारे साथ है। आइए, जरा सीरियस सवाल है, पूछिए। जातीय सवाल है, पर्सनल सवाल है। आपको जवाब देना तो दीजिए, ना देना तो मत दीजिए। जैसे आप मुझसे कहते थे जवाब देना तो दीजिए, ना देना मत दीजिए। हम आपसे पूछते जवाब देना। आप बताइए कि आपने शादी नहीं की, सच है ना? You did not marry and you did not allowed Gangadhar to marry or Shaktiman to marry. Why? क्या आप शादी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं? गंगाधर जी, मैरिज इंस्टीट्यूट से जितना मैं मानता हूं, शायद बहुत कम लोग मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैंने कभी कभी ये स्टेटमेंट दिया है कि लोग क्यों कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, क्यों कोई ये नहीं कहता कि पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए? लोग कहते हैं पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे ये लगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोग यहाँ पर शादियाँ कम करते हैं आजकल, मतलब मैं आज के 20 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिया है कि लोग यहाँ पर, जो अमेरिका में मशहूर है, शादी करते हैं 6 साल के बाद किसी और से करते हैं, 4 साल के बाद किसी और से करते हैं। हमारे यहाँ भी स्टार्स बैठे हुए 15 साल के बाद में एक और बीवी को लेकर आ जाते हैं। मुझे कौफ्त होती है सुन के। लोग लव को ऐसे फेंकते हैं हवा में जैसे कि वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, या ये सिर्फ एक आपका बताने का तरीका है, आई लव यू डार्लिंग। शादी हो जाती है तो पता लगा धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, एक और लड़की दिखती है तो बोलते हैं आई डोंट लव यू नाउ, आई लव दिस इज नॉट अवर कल्चर। तो मैं ये सब सोचता हूँ, देखता हूँ, मेरे सामने शादियां, मेरे से छोटी उम्र के मेरे भाई के बच्चे मेरे से आगे बढ़ गए हैं, कोई लेफ्ट से गया है, कोई राइट से गया है। मैंने शादी नहीं की, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, शादी, गंगाधर जी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, शादी होना यहाँ लिखा रहता है। शादी 2 आत्माओं का मिलन होता है। शादी में एक घर से अपना छोड़कर, अपने परिवार, अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी और के घर में आके रहती है, और फिर वो दोनों 2 आत्माएं मिलती हैं। ये लिखा होता है ऊपर से। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने शादी इसलिए नहीं की या उसलिए नहीं की। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, दैट्स ऑल। जिस दिन होनी होगी उस दिन होगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर यहाँ लिखा होना चाहिए। कोई लड़की अभी तो पैदा नहीं होगी जो मुझसे शादी करेगी, डेस्टिनी ने बना के रखी होगी, अगर होनी होगी तो होगी। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, अपने काम के प्रति समर्पित हूँ। ये अलग बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। तो इसलिए मैं आपका गंगाधर जी, ये सवाल है कि मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करता, गलत। मेरी टीम ने आपकी शादी नहीं करवाई। आपने अभी कहा कि हमारी टीम ने आपकी शादी नहीं होने दी और शक्तिमान की होने दी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। आप भी जानते हैं कि शक्तिमान शादी नहीं कर सकता। हमने जिस किरदार को बनाया था
उसकी शादी अगर होती तो वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोगों का जो बीच का एक गीता विश्वास, गंगाधर और शक्तिमान, बहुत ही ब्यूटीफुल एंगल है जो आप लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कर भी गए। अब आप बोलो कि मैं करता था वो, लेकिन सोल तो, आत्मा तो आपकी होती थी। तो आप जो है सब चीज जो है वो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहते हैं। अरे कर्म करो ना, आपने कर्म नहीं किया होगा शादी करने के लिए। आपने शादी नहीं की, हमने शादी नहीं की, शक्तिमान ने शादी नहीं की, गीता विश्वास ने शादी नहीं की। 3 लोगों की जिंदगी आपने बगैर शादी कर दी है। लेकिन आप कहते हैं कि सब कुछ यहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक है, हमारे भी भाग्य में नहीं लिखा हुआ, तो हम बता रहे आपको, हम अति प्रसन्न हैं। शादी ऐसी मिठाई होती है जिसे लोग खाते हैं तो पछताते हैं, नहीं खाते तो पछताते हैं। आप उसको मानते हैं? जी जी जी, मानता हूँ। चलिए हम एक और सवाल पूछते हैं। आपने शादी नहीं की, चलो ठीक है, आप शादी के लायक तो थे, आपको तो बहुत ऑफर आए होंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए हमको। हम ऐसा नहीं पूछ रहे कि कोई हम लड़की देना चाहते हैं आपको, हम सिर्फ पूछना चाहते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या। गंगाधर जी, मैंने बीएससी की है, बीएससी के बाद में लॉ किया है। मैं अपने आप को बीएससी एलएलबी कह सकता हूं, लेकिन एलएलबी सिर्फ एक डेस्टिनी का एक तरीका था मुझे एक्टर बनाने का। 3 साल मैंने लॉ किया है, लॉ की ग्रेजुएशन भी खत्म की है। साथ में मैंने FTI में जाके मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स भी साथ में किया है। 3rd ईयर ऑफ लॉ कॉलेज और मेरा 1st ईयर ऑफ FTI क्लैश हुआ था, और मैंने रोशन तनेजा से कहा था कि सर क्या करूं मैं, मेरा लॉ का फाइनल एग्जाम है और आपके यहाँ पर अभी पहले साल का एग्जाम आने वाला है और गोल्ड मेडल उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोला मुकेश तुमने 2.5 साल किया है लॉ, जाओ लॉ कंप्लीट करो, लॉ तुम्हारी ग्रेजुएशन की। मैंने कहा बात तो सही कि मैं आया वापस, और फिर मैं वही रट के मैं सेक्शंस रट के मैंने लॉ पास किया है। मैं लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ BSc LLB, बट अगेन आई वुड से कि मैंने लॉ सिर्फ एक्टर बनने के लिए किया था। मैं आज लॉयर बन के किसी जगह पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप अब BSc LLB हैं। बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर। आपको साइंस का भी नॉलेज है, आपको लॉ का भी नॉलेज है, इसलिए आप साइंस की भी बातें कर जाते हैं। आप कानूनन किसी भी मुद्दे से लड़ना भी सीख गए हैं, और आपको दोनों में महारत हासिल है, मान गया। अब आप इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, देखिए हम सवाल के अंदर का सवाल निकाल के पूछते हैं आपको। जी गीता विश्वास जी तो हमको इंटरव्यू करने नहीं देती, वो ऐसे ही बोलती थी शक्तिमान कहाँ है, शक्तिमान को बुलाओ, मुझे इंटरव्यू लेना है। हम पीछे खड़े रहते थे, और कभी कभी हम तो उनको फोटो खींचना पड़ता था हमको, और शक्तिमान से उनको बात करनी है, और वे चाहते कि मैं भी आ जाऊं। आपको तो पता है पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई शक्तिमान बनूं या गंगाधर बनूं, तो कई बार मैं उनको कहता हूँ हमने फोटो खींची, बताओ, तो मैं उसको बोलता हूँ लेकिन क्या हो गया कि कल हमने रात को वो रील जो है वो हमको अंधेरे में नजर नहीं आई, तो हमने बाहर आके देखी। वो बोलती क्या करते हो तुम, ऐसा हमने उनको बुद्धू बनाया है, उनको पता नहीं चलता। उनको क्या मालूम कि हम ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, हालांकि वहां पे पता चल गया था। आगे बढ़ते हैं, तैयार रहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक्टर ना बने हुए होते, कई लोग की जिंदगी में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते। मैं भी पूछ रहा हूँ कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, कुछ बताइए। जवाब ये है गंगाधर जी के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने BSc की थी, तो BSc में उस वक्त मेरे दिमाग में इंजीनियर बनने का शौक था। अगर डेस्टिनी ने मुझे प्रॉपर मार्क्स दे दिए होते तो मैं प्लास्टिक इंजीनियर, उस वक्त बहुत मशहूर था प्लास्टिक, मैं शायद प्लास्टिक इंजीनियर बनकर बैठा होता। एक और दूसरा शौक मेरा था बचपन से, एस्ट्रोनॉमी में, नॉट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में नहीं, तारे क्या है, नोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या है, गैलेक्सीज क्या है,
मैं जाके वर्ली में एक बहुत बड़ा तारा मंडल होता है हमारे यहाँ पर बम्बई में, मुझे याद है कि बीच में टाइम लेके जाके मैं टिकट खरीद के बैठ जाता था, अंधेरा कर देते थे वो लोग पूरा, आज भी शायद चलता होगा, मैं नहीं जा पाया बाद में कभी, पर हम लोग ऐसे बैठ जाते थे, वो लोग पूरा एक आकाश क्रिएट करते थे ऐसे पूरा, तारे 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 तारे, बीच में गोल गोल गोल, और फिर वो लोग कोई कमेंट्री बोलती थी, ये देखिए शुक्र ग्रह है, ये देखिए वीनस है, ये आपकी मर्क्यूरी है, और वो नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे दिमाग में पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष में जाने का शौक था मेरा। अब अगेन मैं कहूंगा कि डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाती है आपको नहीं पता चलता, तो शायद हो सकता है कि अगर मैं उसी को घुस गया होता, क्योंकि कोर्स है तो हो सकता है कि मैं भी नासा में बैठकर मैं भी शायद उड़ने की कोशिश कर रहा होता, और मैं भी शायद, बिकॉज मेरे को भी बहुत शौक है, इसलिए मैंने आपके देखिए मैंने अपने मंदिर में एक 10 फीट बाय 8 फीट का एक बहुत बड़ा बोर्ड, जिसके अंदर मैं लिखा हुआ कि यूनिवर्स ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, और मैंने अपने व्यूअर्स को कमिट भी किया है कि जैसे मैंने अभी कैलाश पर्वत का रहस्य बताया, मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में भी चंद नॉलेज देना चाहूंगा जो मेरे अंदर की बात है जी। खैर चलो, देश ने एक इंजीनियर खोया, देश ने एक एस्ट्रोनॉट खोया, लेकिन देश ने एक एक्टर पाया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो काफी लोग आपकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। आपने हमको भी अच्छी तरह से जिया है, मालूम है, आपने शक्तिमान को भी अच्छी तरह से जिया है। मैं भी आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा और आपको शाबाशी देना चाहूंगा। और मुझे बताइए कि आर यू हैप्पी टू बी एन एक्टर? इज इट अ गुड प्रोफेशन? थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, पर मैं जानता हूं ये सवाल कई एक्टरों से पूछा जाता है। कई एक्टर बन जाते हैं, कभी कभी ड्रग्स भी चले जाते हैं, कभी कभी ड्रिंक पीते हैं, बाहर वाले लोग बोलते हैं ये कोई प्रोफेशन है। आपने भी शायद अपने किसी वीडियो में कहा था कि अपनी इमेज हम इतनी बिगाड़ रहे हैं। मुझे बताइए कि एक्टर बनना, इज इट अ गुड प्रोफेशन? वैलिड क्वेश्चन गंगाधर जी, कंटेम्पररी क्वेश्चन, आज के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि क्या एक्टिंग एक अच्छा प्रोफेशन है। देखिए, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कभी कभी आज से नहीं, इवन 20-50 साल 100 साल पहले जब मर्द औरतों का रोल कपड़े पहन के रोल किया करते थे, रामलीला में सीता भी एक पुरुष बन जाती थी, क्योंकि इस प्रोफेशन को भांड कहा जाता था कि क्या आप भांड हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं। आज ऐसा नहीं है। जैसे क्रिकेट में एक बार लोग कहते थे कि मेरे घर में हुआ एक केस, मेरे भतीजे को पूरी फैमिली ने पकड़ के बिठाया, तू क्रिकेट क्यों खेलता है, क्या होता है क्रिकेट में, कुछ नहीं होता है, खाम का बॉल डालो, भागते हो, टाइम बर्बाद करते हो, क्लास अटेंड नहीं करते हो। उसको कसम दिलाई कि क्रिकेट नहीं खेलोगे। आज मैं बता दूं, उस प्रोफेशन की इतनी उसकी मांग है कि एक माँ सुबह सुबह एक बच्चे को उठाकर नींद से नीचे नेट प्रैक्टिस के लिए लेकर जाती है, क्योंकि उसके अंदर पैसा है। करोड़ों रुपए में क्रिकेटर को खरीदा जाता है, क्लब्स बन गए हैं। सो प्रोफेशन का लुक चेंज हो जाता है। एक्टिंग की बात करूं तो आज कोई ये नहीं कहता कि आप आज अगर बालिका बधू हिट हो जाती है तो घर के कस्बों गांव के लोग आते हैं, अपने बच्ची को बोलते चल वो बन सकते तो तू भी बन सकती है। उस लड़की को इंटरेस्ट नहीं हो तो भी उसकी माँ उसको लेकर आती है। जैसे मैंने कहा था, क्रिकेट के लिए माँ उसको लेके जाती है। आजकल मैंने देखा है अपने शूटिंग के दौरान, क्योंकि शक्तिमान जब बनाता था बच्चों की आवश्यकता पड़ती थी, बच्चे के बहुत किरदार होते थे, और माएँ आती थी बच्चों से लेकर, और बच्चा नींद में कभी कभी होता था, वो उसको उठा के लेकर आती थी, चल मेरा लड़का अच्छा। मतलब लड़की से ज्यादा माँ को शौक होता था कि मेरा बेटी या बेटा जो है वो भी कुलवधू, वो भी बालिका वधू की तरह हिट हो जाए। जो मैं उस बात को पसंद नहीं करता था। बच्चा है, उसका बचपन उसे जीने दो। पढ़ना, मैं उसको पूछता था पढ़ता है तू, बोला हाँ टीचर को यहाँ बुला करेगा। क्योंकि आजकल के सीरियल में बैठे बैठे एक महीने तक सीरियल चलती है तो कंटिन्यूसली डेली सोप में, तो बच्चे को बेचारे 20-20 दिन स्टेज स्टूडियो में आना पड़ता, तो पढ़ाई कहाँ से होती। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं एक्टिंग अच्छा प्रोफेशन है, यस, एक्टिंग शुड बी एज रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एज एनी अदर स्पोर्ट्स इज देयर। ओलंपिक्स में लोग 4-4 साल मेहनत करते हैं, तब जाके मेडल्स जीतते हैं। एक्टिंग में आदमी अपनी एक्टिंग को करता है, तब जाकर उसको मेडल्स मिलते हैं, तब जाकर वो अच्छा एक्टर बोला जाता है।
थोड़ा सा देखने का अंदाज के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिंग मैं आपको बता दूं, इसकी एक बहुत बहुत खूबसूरत बात यह है कि आपको दुनिया भर घूमने का मौका मिलता है, और वो भी अपने पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे से, और फिर ऊपर से उतने के अलावा नहीं, उसके अलावा आपको पैसे ऊपर से और भी मिलते हैं। कौन से प्रोफेशन में आपको ये दुनिया देखने को मिलेगी? पर एक्टिंग इज अ सीरियस बिजनेस। आप एक्टर बनते हो तो अपनी एक जिम्मेदारी लीजिए। तो अगर आप जिम्मेदारी से एक्टिंग करते हो तो एक्टिंग इज अ सीरियस बिजनेस। इट्स नॉट जस्ट शौक कि मुझे एक्टर बनना है। अरे साहब, इतना आसान नहीं होता। कैमरा जब चलता है ना तो बड़े बड़े लोगों की टांगे कांपने लगती है। तो एक्टर बनना अंदर से निकलता है। जिस दिन मालूम पड़ा कि आपके अंदर वो कीड़ा है, आप उसको भले कोर्सेज कीजिए, खुद ब खुद आपको मालूम पड़ेगा आप कितने पानी में। सो गंगाधर जी, आपके सवाल का जवाब यह है कि एक्टिंग को मैं अच्छा प्रोफेशन मानता हूं, पर डिपेंड करता है कि आप एक्टिंग में कितने अच्छे बनकर रहते हैं। अगर प्रोफेशन अच्छा है तो आप अच्छे नहीं है तो प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। जैसे मैंने एक बार कहा था वीडियो में कि आप इंडस्ट्री का ये रूप मत दिखाइए बाहर के लोगों पर। यहाँ पर ड्रग्स के स्कैंडल्स, सुसाइड्स हो जाते हैं, तो बाहर के लोग सोचते हैं कि क्या ये अच्छा प्रोफेशन नहीं? अच्छा है प्रोफेशन। मैं सबको कहूँगा एक्टिंग इज अ गुड प्रोफेशन, प्रोवाइडेड यू टेक इट नाइसली। बहुत सही फरमाया, बहुत सही फरमाया। कला तो कला होती है। हम भी कला की कदर करते हैं। कला, ये बात आपकी बहुत सही है कि एक जमाना होता था जब लोग कहते थे कि तुम भांड हो जो एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आज एक्टर की आपने बहुत सही कहा, एक्टर का वही अपना एक मुकाम है जहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो आई एम राइट, यू आर राइट कि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अब आपके बारे में लोग कहते हैं आप बहुत बोलते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अच्छा बोलते हैं। आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए? आप इतनी बातें बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, देश के भविष्य के लिए बात करते हैं, देश की परंपरा की बात करते हैं, देश के भूतकाल की बात करते हैं, गलतियां गिनवाते हैं, सरकार की गलतियां गिनवाते हैं, अपोजिशन की गलतियां गिनवाते हैं। बट आपको पता है आपकी बात लोग सुनते हैं। हम काफी घूमते हैं, लोगों के बीच में देखते रहते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि हम ही शक्तिमान हैं। हम चुपचाप उनको देखते रहते, सुनते रहते, क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुकेश जी के पीछे कोई पॉलिटिकल रूप नहीं है, पॉलिटिकल स्टांस नहीं है, इसलिए उनकी बातें अच्छी होते हुए भी अमल में नहीं हो पाती। जहाँ की अच्छी बातें होती है, तो काहे को आपने नहीं सोचा कि आप इस राजनीति में कूद जाएं, क्योंकि आपको देश का भला चाहिए। देखिए गंगाधर जी, राजनीति मैंने हस्तिनापुर की भी देखी है, राजनीति मैं आज की भी देख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज से मैं 20 साल पहले जब मैंने कैंपेनिंग की है, मैंने बीजेपी को नज़दीक से देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में जाके खाना खाया है। मैंने वो हस्तिनापुर के दुर्योधनों को भी देखा है, आज के दुर्योधनों को भी देख रहा हूँ, शकुनी को भी देखा, आज के शकुनी को देख रहा हूँ। आपने ये सवाल बहुत, और ये सवाल मुझसे और ने भी पूछा, इवन मेरे कमेंट्स में भी कई मेरे व्यूअर्स ने लिखा है, सर आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपको तो देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैं जब बात करता हूँ एजुकेशन की तो लोग कहते हैं आपको तो एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। मैं बात करता हूँ, मेरे अंदर से बात निकलती है, शायद सरस्वती माँ की कृपा है मुझ पर, मैं बोल जाता हूँ, पर अगेन मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे बोलने से क्या होगा। या तो मैं कूद जाऊं, सोशल वर्कर बन जाऊं, अन्ना हजारे बन जाऊं, मैं एक एमपी बन जाऊं, बन सकता हूं, मुझे मालूम है, खड़ा कर दीजिए मुझे आप। मेरे पीछे भीष्म पितामह है, मेरे पीछे शक्तिमान की दो इमेज है, मैं हाथ जोड़ दूं वोट के लिए, मिलेंगे वोट मुझे। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जीत तो मैं जाऊंगा, लेकिन क्या मेरे अंदर वो इंक्लिनेशन है? मेरे अंदर इंक्लिनेशन एक जमाने में थी, लेकिन उस वक्त भी मैंने जैसे कहा कैंपेनिंग में करता था, पॉलिटिक्स में चक्कर मारता था, लेकिन शक्तिमान की कैंपेनिंग होती थी रादर देन कैंडिडेट की कैंपेनिंग होती। मेरा शक्तिमान पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया, और मैंने देखा कि मैं जहां भी जाता हूं बच्चे आते हैं जिसका कोई वोट नहीं होता। उस वक्त मैंने कभी भी टिकट नहीं मांगी। मुझसे कहा था एक बार, नकवी जी ने कहा था, मुकेश जी आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। मैंने कहा सर
मैं शक्तिमान बनकर बहुत कुछ कर रहा हूँ। मुझे लड़वाना चाहते थे, वो चांदनी चौक से लड़वाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी मेरे को आडवाणी जी ने भी पूछा था, मुकेश तुम अपने बारे में कुछ। मैंने कहा सर आडवाणी जी, मैं बाहर रहकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो आपके एमएलए एमपी कर सकते हैं, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो मेरी जो आई वुड से इंक्लिनेशन कहो या मेरे अंदर से निकलने वाली बात नहीं थी। और आज की पॉलिटिक्स, माफ करना, पॉलिटिशियनों को बुरा लगेगा, पॉलिटिक्स में गंदगी आ गई है, जिसके खिलाफ मैं बोल चुका हूं कि राजनीति सार्थक होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। आजकल नहीं होता। आजकल ऑपोजिशन 15-15 दिनों तक आपके पूरे के पूरे विधानसभा बोलो या आपके पूरे के पूरे लोकसभा बोलो, राज्यसभा को स्टॉप कर देते हैं, पेपर फेंकते हैं, ऐसे पेपर वेट मार्क फेंकते हैं, बच्चे लोग भी परेशान हो जाएं। अरे हम तो स्कूल में भी ऐसा नहीं करते थे। वो जिनको चूज करके आपने लोकसभा में बिठाया है, वो अगर ऐसी बचकाना हरकत करते हैं तो इसको आप राजनीति कहेंगे? मैं इनके बीच में नहीं बैठ सकता, माफ करना। मैं तो यहां तक भी कह चुका हूं और कहना चाहूंगा आपको सामने कि आप एक नियम बनाइए कि अगर हम किसी नेता को वोट देकर जिताते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, हमारे वोट से वो आया है, तो हमें हक दीजिए कि हम अपना एक और पत्ता फेंकें और कहीं इसको उतार दीजिए। इन्होंने हमारे वोट की कदर नहीं की, इतना हक दीजिए। आप पब्लिक को सिर्फ इतना हक देते हो कि 5 साल के बाद में आप हाथ जोड़ते हो, पूरे 5 साल वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं जिन्होंने आपको बनाया है। तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए, तब जाके हमारे एमपीज कॉन्शियस होंगे कि नहीं, हम निकल भी सकते हैं। आज तो बातें बन गई जी, सबूत लाइए जी। 40,000 करोड़ का मेरे पर ठोका हुआ, कैमरे की तरफ स्माइल करते हैं, उनको पता है हम छूट जाएंगे, लॉ है। सो मुझे गंगाधर जी, राजनीतिज्ञ बनने के लिए, मैं भीष्म पितामह बन के भी अगर मैंने जिसका रोल जिया है, वो भी आपको याद है विवश हुआ करते थे, पर उनकी विवशता अपने परिवार को लेकर थी। अगर मैं राजनीतिज्ञ बन गया तो मुझे देश को लेकर विवशता मुझे पसंद नहीं आती। इसलिए मैंने ये चैनल भी ज्यादा पावरफुल बनाया है कि मैं एक कैटलिस्ट हूं, मैं आपको सलाह देता हूं। मैंने एक बार 10 साल पहले कहा, मुझे कहीं लगा है कि जो मैं बोल जाता हूं ना, वो उस वक्त नहीं एक्सेप्ट होता, 10 साल 15 साल के बाद में वही बात होती। मैंने एक बार कहा था कि ये क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप लोग, किलो के हिसाब से किताब लेके आते। एजुकेशन किलो के हिसाब से नहीं होती। बेचारा बस्ता लेके नहीं, बिस्तरा लेके चलता है, और बच्चे ऐसे स्कूल आते हैं, मैं देखता रहता हूं लोगों को। मैंने कहा इनकी कमर के 12 बज जाएंगे। आज 10 साल के बाद में मेरी उस वीडियो को देखिए, 15 साल के बाद में शिक्षा विभाग ने कहा हम किताबें कम कर रहे हैं। साहब करिए, हॉस्पिटल में इतनी धांधलीबाजी चल रही है। मैंने 3 साल पहले कहा था हॉस्पिटलाइजेशन को फ्री कर दीजिए। वैक्सीनेशन की बात आई थी, मैंने कहा था वैक्सीनेशन को फ्री कर दीजिए, नहीं तो ब्लैक बाजार काला मुंह खोल के आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा। नहीं सुनी गई प्रशासन ने। मैं किसी को बोल के नहीं बोलता, मैं अपनी वीडियो डालता हूं, मुझे मालूम है वो पहुंचती है ऊपर तक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ बीच में आता है। मैंने एक बार कहा था मिलिट्री बुला दीजिए मोदी जी, कोरोना को अगर संभालना है तो मिलिट्री, सेना बुलाइए, सेना। सबको लगा क्या बकवास करता है मुकेश खन्ना, कहां से सेना आ सकती है? आप देखिए साहब, मेरी बात सही साबित हुई है। गंगाधर जी, अगर सेना आ गई होती ना डे 1 से, तो ये कोरोना 2nd फेज नहीं आता, आज 3rd फेज की बात हो रही। क्यों? दादर स्टेशन पर आप जाइए, 1000 लोग कंधे से कंधे मिला के घूम रहे होते हैं। कौन रोकेगा उसको? उठक बैठक कराओगे बस, दैट्स ऑल। फाइन दोगे, दैट्स ऑल। नहीं, आपको पता है कि उनकी सुरक्षा नहीं है, अपने उनके परिवार की सुरक्षा। तो मैं अगर पॉलिटिशियन हूं तो गंगाधर जी, मैं लास्ट बेंच पर बैठा रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। पर मैं कहता हूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं कैटलिस्ट हूं, मैं आपको सलाह देता हूं। तो इसलिए मेरी बात का वजन है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोल दिया है, आप देश के लिए अच्छा है, करिए। आप भी तो अच्छी अच्छी बातें बोल जाते हैं गंगाधर जी, अपने शक्तिमान में आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जी। अब आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप हमारे देश के इतिहास को भी जानते हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया था ये भी जानते हैं।
तो आपको क्या लगता है मुकेश जी कि हमारे देश में व्हाट इज मिसिंग, जिसने हमारे देश को वो नहीं बनने दिया जो वो होना चाहिए? हमारा देश इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि हम वो नहीं बन सके जो हमें करना चाहिए?